यूनिट नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5 व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5। ओके, तो हमको क्या बताना है इसका, और क्या बताना है एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का। ओके, तो इसका मान लो कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, आर्गन का हो जाएगा 18 और डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 यानी आ जाएगा 26 यानी कि आयरन का है। 3D सीरीज का डी ब्लॉक के 3D सीरीज का आयरन एलिमेंट है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो ये 26 हो जाएगा यानी कि पहले का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर सेकंड इज 3d9 whereas that of copper 1 is 3d10 which of the following is the correct। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको बताना है, कॉपर 2 और कॉपर 1 में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें कॉपर 2 मोर स्टेबल होगा देन कॉपर 1। कॉपर 2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर लिख देते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी H है, डेल्टा H है। ठीक है, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2 देन कॉपर 1। इसीलिए क्या होता है, कॉपर 2 मोर स्टेबल होता है देन कॉपर 1 से, कॉपर 2 मोर स्टेबल होता है देन कॉपर 1 होता है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, वहाँ से नहीं चेक करें। ठीक है, अगर कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29 होता है, निकल कॉपर जिंक इसका करेंगे तो हो जाएगा आर्गन 3d10 4s9। ओके, अब इसमें अगर हम कॉपर 2 इसका करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बचेगा 3d9 ही बचेगा इसमें। ओके, और इससे कॉपर, ये तो कॉपर 2+ का हो गया, जैसे कॉपर प्लस का करेंगे तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव करना तो 3d10 रहेगा इसका। ठीक है, 3d10 जो है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, ऐसा लग रहा है मोस्ट स्टेबल कॉपर 1 होना चाहिए, कॉपर प्लस देन कॉपर 2, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि जो कॉपर 2+ है इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होता है देन कॉपर 1 का, इसलिए कॉपर 2 मोर स्टेबल है कॉपर 1 से। इसको याद ही कर लेते हैं, सही रहता है। कॉपर 2 जो है मोर स्टेबल होता है देन कॉपर 1 से। अगर रीजन देना है, रीजन यही देंगे कि कॉपर 2 की जो क्या होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो मोर नेगेटिव होती है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। तो दूसरे का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो। तो मेटेलिक रेडियाई कुछ एलिमेंट का ये दे रखा है, विच ऑफ दीज एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो इन जो मेटेलिक रेडियाई दे रखा है इन ट्रांजिशन एलिमेंटों का, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर का, ठीक है, तो इन चारों में से बताना है किसकी डेंसिटी हाईएस्ट होगी। ओके, तो एक तो पहली बात तो फार्मूले से इसको लगा सकते हैं हम, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, और ये दे क्या रखा है, रेडियाई दे रखा है। ठीक है, रेडियाई लेकिन लगभग क्या है, अप्रॉक्स सबकी इक्वल है। ठीक है, मेटेलिक रेडिया लगभग सबकी इक्वल, देखो 126, 25, 25, 28, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-2 का अंतर है बस सबका। तो ये रेडिया लगभग सेम ही है। अब हमको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे हो जाएगा, मास के। जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका जो है मतलब एटॉमिक मास, जिस ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इन चारों में से एटॉमिक मास देख लेते हैं। आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होता है, आयरन कोबाल्ट का होता है 27, निकल का होता है 28, कॉपर का होता है 29, यानी सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक मास कॉपर का होगा। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी,
जिसका सबसे ज़्यादा मास है उसी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी हो जाएगा कापर। कापर का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कापर का जो मास है सबसे ज़्यादा है इन चारों ट्रांजिशन एलिमेंट में, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कापर में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कापर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और डेंसिटी की और बात कर लेते हैं। ठीक है, जो डेंसिटी एनसीईआरटी में दे रखा है, डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियड में जब डी ब्लॉक में लेफ्ट मतलब 3D सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं 3D सीरीज में, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात हो रही है। एक मिनट, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे 3D सीरीज में डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ता है। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक मास 21 होता है और जिंक का एटॉमिक मास 30 होता है। तो 21 से 30 तक जब जाएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, तो इस हिसाब से डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन है, जिंक और कापर के बीच में होना चाहिए। कापर और जिंक में जिंक का ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जिंक का एटॉमिक मास होता है 30 और कापर का होता है 29, लेकिन होता ज़्यादा है कापर का। ठीक है, जिंक का जो है डेंसिटी कम होती है, ये याद रखना है। बाकी नॉर्मल आर्डर है सब। और एक और, निकेल और कापर की जो है लगभग बराबर होती है, लेकिन कापर की थोड़ा बहुत डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आर्डर लिख देते हैं थोड़ा। लेफ्ट टू राइट जाने डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बस वही कहाँ कापर और जिंक में एक्सेप्शन है। मतलब स्कैंडियम की सबसे कम, उससे ज़्यादा टाइटेनियम की डेंसिटी का आर्डर है। ठीक है, डेंसिटी का आर्डर है 3D सीरीज में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकिल, कोबाल्ट, निकिल। अब यहाँ निकिल और कापर की लगभग सेम है। ठीक है, लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा कापर की ज़्यादा होती है। और जिंक जो है कापर से कम है। ठीक है, जिंक की डेंसिटी कम है कापर से, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर पूछा जाए 3D सीरीज में कापर की होनी चाहिए जिंक की, लेकिन होती है कापर की सबसे, यही एक्सेप्शन है। बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, और अगर हम देखें 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में, ठीक है, इसमें डेंसिटी का अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है 5D सीरीज की, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज का होगा, और 5D सीरीज की तो बहुत ज़्यादा होगी। ये हो गया डेंसिटी का, 3D, 4D और 5D सीरीज में। ओके, फिलहाल टेस्ट सिर्फ इतना ही पूछा था कि इन चारों एलिमेंट से किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो कापर की सबसे ज़्यादा होगी। कापर की क्या 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा कापर की ही होती है, जिंक से भी ज़्यादा कापर की होती है डेंसिटी। ओके, तो तीसरे का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म ए कलर्ड साल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही बात है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड साल्ट बनाएगा एलिमेंट। ओके, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट। तो देखते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वही कलर्ड रहेगा। तो इसमें से चारों में से पहले हम सिर्फ एक का चेक करेंगे जो कलर्ड है, सी, और बाकी वैसे सबका चेक कर लेना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है, फिलिंग करनी है, आप डाल के देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर है तो कलर्ड रहेगा, नहीं है तो कलरलेस रहेगा। तो अगर हम CuF2 का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कापर का X मान लेते हैं, -2 बराबर 0, यानी कापर 2+ में आ जाएगा। ठीक है, अब Cu2+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, कापर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आर्गन 3D, क्या हो जाएगा 3D10 और 4s1। ये थोड़ा एक्सेप्शन है कापर का कि इसमें 3D10 रहता है और 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचेगा आर्गन 3D9। ठीक है, अब 3D9 की अगर फिलिंग करेंगे हम डी ऑर्बिटल में तो डी ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा। तो चौथे का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यही कलर्ड आएगा। बाकी अगर चेक करना चाहते हैं जिंक ZnF2 प्लग कर लेंगे, Cu2Cl2 का ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगर इसका चेक करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, Zn2+ निकालेंगे जिंक का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन 3D10, चूँकि इसका होता है 30, 3D10 हो जाएगा। 4s2 18 2 20 10 30, 2 इसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या 3D10। 3D10 की अगर फिलिंग करेंगे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए क्या होगा, कलरलेस होगा। 1 2 3 4 देन 5, उसके बाद ये 6 7 8 9 10, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये कलर्ड होगा नहीं। ऐसे Cu2Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Cu+ आएगा, Cu+ आएगा ना। कैसे, कापर का मान लेते हैं 2x हो गया, -2 हो गया बराबर 0, यानी कि x +1 आ जाएगा ना।
ठीक है। तो कॉपर +1 का अगर निकालेंगे तो आर्गन 3d10 और 4s1, सिर्फ एक ही निकालना है तो 3d10 फुल्ली फिल्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कलरलेस होगा। तो सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो कलर्ड आ रहा है, बाकी फर्स्ट भी कलरलेस आएगा, ऐसे चेक करेंगे तो चौथे का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द KMnO4 टू कंसनट्रेटेड H2SO4 ए ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन विच इज हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रिएक्शन पता होना चाहिए। KMnO4 की रिएक्शन जब हम KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब इसको हम ऐड करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बनता क्या है, ग्रीन ऑयली Mn2O7 बनेगा, Mn2O7 जो कि ग्रीन ऑयली होता है ये बनेगा, प्लस KHSO4 बनेगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। KHSO4 है तो ये हो जाएगा 2 KMnO4 फिर 2H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे 2 KHSO4 हो जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस भी है, तो सिंपल ये पूछ रखा था, अगर KMnO4 की रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से करवाएंगे तो एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड बनेगा जो कि हाईली एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। तो ग्रीन ऑयली कंपाउंड जो हाईली एक्सप्लोजिव नेचर में होता है वो होता है Mn2O7, यही होता है ग्रीन ऑयली और हाईली एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। ठीक है, तो ये Mn2O7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पाँचवें का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही बात है, मैग्नेटिक नेचर जो होता है एलिमेंट का वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक, पहली बात मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये होता है, म्यू बराबर √n + n × n+2, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला। अब n क्या है, यहाँ भी n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ओके, अब देखते हैं इन चारों जो ऑप्शन दे रखा है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे मैक्सिमम है। ओके, फिर एक ट्रिक बेस का, ओके पहले देख लेते हैं फार्मूले से। 3d7 का अगर हम फिलिंग करेंगे तो d में हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है इसमें, इसका अगर हम निकालेंगे तो 3 + 2 यानी 3 दूनी 6 त्रिक 18। ठीक है, और 18 का अगर हम करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, ठीक है, तो हो जाएगा 3√2। और पता है 3√2 का मान कितना होता है, 1.414, तो 1.4 यानी लगभग कितना आ जाएगा इसका 2.8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, नहीं 3, कितना रहा है 3, 3 चौके 12, 3 1 3, क्या गलत हो रहा है क्या, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 3 + 1, 3 2 5 सॉरी है, 3 2 5 होगा ना यहाँ पे, तभी तो 3 2 5, 3 2 5, 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, √15 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू तो याद नहीं है, अब क्या करें, तो वैल्यू जब याद नहीं रहती है तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उतना पॉइंट में लगभग आता है। ठीक है, 3 पॉइंट लगभग कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, इसमें 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है। अब 3d5 का देखेंगे, 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि 3d5 है ना, तो 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों क्या है अनपेयर्ड है। अब इसका अगर देखेंगे तो इसका मैक्सिमम है क्योंकि इसका 5 पॉइंट कुछ लगभग आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। 3d8 का देखेंगे, अब पता चल गया कि छठवें का सेकंड सही है, बाकी और निकालेंगे इसका 3d8 का निकालेंगे तो इसी में फिल कर देते हैं 3d8 का भी। 5 हो गया, 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 के लिए तो आसान है, इसका तो निकल जाएगा 2 √2 + 2, 2 2 4, 4 दूनी 8, √8। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2 का कितना आ जाएगा, √2 का मान 1.4 होता है, 1.4 यानी 2.8 हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो 2 का देखो 2 पॉइंट लगभग आ रहा है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। और 3d2 में इसमें भी वही रहेगा, 3d2 में भी वही 2.8 ही आएगा। इन दोनों का तो बराबर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा इसका आएगा 3d5 का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, 5 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा आएगा। ये तो तरीका हो गया कैसे निकालने का, अंडर रूट म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस एन इंटू एन प्लस 2 से निकालने का फार्मूला हो गया। लेकिन अगर ऐसे तुलना करने लेके दिया हो किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे हाईएस्ट है, तो उसमें देखो सबसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज़्यादा है। और कभी कभी जब मान पूछ ले तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 है, ठीक है, तो 2 पॉइंट लगभग आएगा कुछ, 3 है तो 3 पॉइंट लगभग कुछ आएगा, 5 है तो 5 पॉइंट लगभग कुछ आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना पॉइंट करके कुछ उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ये ट्रिक हो गया। ओके, अब दिखा देते हैं एक स्क्रीनशॉट। ये देखो, ये रहा स्क्रीनशॉट। आयन है, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, ठीक है, ये सब आयन है। और उसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहाँ पे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आना ही है। फार्मूला इसका यहाँ पे कौन सा लगेगा, अंडर रूट एन प्लस, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट एन प्लस 2, ये फार्मूला लगेगा। 0 है तो 0 आ रहा है। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। अगर 1 है तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, 2 है तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, 4 है तो 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 है तो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, उसके बाद फिर 4 है तो 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, 2 है तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 है तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। यानी इससे ये कंक्लूजन निकलता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने पॉइंट कुछ करके मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। नहीं तो अगर कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 निकल गया, 4 निकल गया, तो उसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखिए अगर 4 अगर आ जाएगा तो अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो अंडर रूट 4, 4 प्लस 2, 4 2 6, 6 2 24। अब इसका अगर हम मान कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 4.9 निकालते निकालते बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे ये ट्रिक से पता रहनी चाहिए। 5 का जिससे भी निकाल रहे थे हम, 5 का निकालने का नाम ही नहीं लेता। 5 प्लस 2 अंडर रूट 35। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता रहना चाहिए जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने पॉइंट करके कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM में आएगा, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब कंफर्म हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 कंफर्म हो गया ना। 6 का कौन सा होगा, 6 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनोइड। तो सभी लैंथेनोइड के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। तो ये हो गया इसका +3 आंसर, सिंपली याद रहेगा, ठीक है। तो लैंथेनोइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था +3 था, सबको पता भी होगा, ठीक है। तो 7वें का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक है, तो होता है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। अब देखते हैं कौन सा है जो कि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को अगर देखेंगे, कापर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि जितना चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो कापर का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 हो जाएगा। उसके बाद ये +1 से कहाँ जा रहा है, +2 पे जा रहा है। यानी +1 से +2 जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या हो रहा है, ये +1 से 0 जा रहा है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और +1 से अगर 0 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो एक ही स्पीसीज का, एक ही कॉपर +1 जो है, कॉपर +1 जो है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन एक बार हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। तो ये होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे सेकंड ऑप्शन, पहला तो डिसप्रपोर्शन हो गया, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं। मैग्नीज का क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X -8 बराबर -1, यानी कि +7 आ जाएगा इसका। अब +7 से ये क्या आ जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये भी +7 ही है, ठीक है, क्योंकि वही सेम स्पीसीज है। यहाँ पे +4 जा रहा है, ठीक है। तो +7 से +4 जाना, यानी कि रिडक्शन यहाँ पे सिर्फ हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिसप्रपोर्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे अगर, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मैग्नीज के यहाँ पे, तो पोटेशियम को हो जाएगा 1 X और -8, यानी कि +7 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, +7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे K2MnO4 है, तो K2MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो 2 और 4 दूनी 8, 8 + 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ऑक्सीडेशन स्टेट पता भी होगा, ठीक है। तो 7 से 6 यानी कि रिडक्शन हो रहा है,
ओके। इसका अगर निकालेंगे तो MnO2 का तो मैग्नीज का आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो दोनों 4 हो जाएगा। तो 7 से 4 ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी रूल आउट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे। अगर हम लास्ट ऑप्शन में दे रखा है MnO4 माइनस का, अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, -8 और मतलब +7 आएगा। ठीक है, और इसका +2 है, जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा Mn2+ का। और इस पर निकालेंगे तो क्या आएगा, +4 आएगा। तो +7 से +4 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और +2 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ का एक बार एक स्पीशीज़ का MnO4 माइनस का रिडक्शन हुआ है, एक बार Mn2+ दूसरी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो डिस्प्रोपोर्शन का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन है वो ये फॉलो नहीं कर रही है। डिफिनीशन ये होती है कि एक ही स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए ना, तो डिस्प्रोपोर्शन बोला जाएगा, न कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। एक बार MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है तो MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है वो, और Mn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो ओ डिस्प्रोपोर्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी रूल आउट हो गया इस हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन सिर्फ डिस्प्रोपोर्शन से फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, कॉपर प्लस आयन जो है एक बार copper2+ में जाके ऑक्सीडेशन करके copper2+ बना रहा है, फिर एक बार रिड्यूज होकर कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना रहा है। तो यानी इसका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे, 8वें का सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा है, व्हेन द KMnO4 solution is added to the oxalic acid solution, the decolorization is slow in beginning but become इंस्टेंसली आफ्टर द सम टाइम बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, मतलब कह रखा है जब KMnO4 सोल्यूशन को हम ऑक्जेलिक एसिड में ऐड करते हैं, शुरू में जो इसका डीकलराइजेशन होता है वो बहुत ही धीमे धीमे होता है। ठीक है, शुरुआत में बहुत स्लो होता है डीकलराइजेशन, लेकिन बाद में बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। ऐसा क्यों, तो सिंपल सा बात है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है अगर स्लो हो रहा है वो पहले और फिर बाद में फास्ट हो जा रही है, तो यानी कि वहाँ पे एंजाइम का रोल होता है, यानी कैटालिस्ट का रोल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैटालिस्ट होगा। तो लेकिन अब इस रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम कौन करेगा, MnO4 माइनस के Mn2+। इसको याद रहना चाहिए कि Mn2+ इस रिएक्शन में Mn2+ जो है ऑटो कैटालिस्ट का काम करती है। इसीलिए शुरू में रिएक्शन जो है, बिगिनिंग में जो रिएक्शन स्लो होती है लेकिन बाद में जो है तेज हो जाती है, क्योंकि Mn2+ क्या करता है, ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है। यानी 9वें का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Mn2+ एक्ट एज द ऑटो कैटालिस्ट, इसलिए जो है रिएक्शन जो है कुछ टाइम के बाद तेजी से डिकलराइज होने लगती है। तो 9वें का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, देयर आर द 14 एलिमेंट इन एक्टिनोइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। ओके, तो एक्टिनोइड सीरीज से इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो एक्टिनोइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो पहले हम एक्टिनोइड सीरीज की बात थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिनोइड सीरीज यानी कि 5F सीरीज। 5F सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5F सीरीज में 90 से लेके एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक जो एलिमेंट होते हैं वो एक्टिनोइड सीरीज में आते हैं, यानी कि 5F सीरीज में आते हैं। इसमें जो होता है वो होता है, पहला थोरियम होता है, ठीक है, प्रोक्टेनियम होता है, यूरेनियम होता है, और नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आंस्टियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबोलियम और लावर्सियम। ठीक है, लावर्सियम। ओके, तो ये सब आते हैं। ओके, यूरेनियम तो आएगा, यूरेनियम आएगा। ठीक है, यूरेनियम जो होता है, यू होता है यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, ये आएगा एक्टिनोइड सीरीज में। ठीक है, 90 से 103 तक मैं बोल रखा था, ये होता है नेप्टूनियम। ठीक है, NP नेप्टूनियम होता है, ये होता है 93, ये भी आएगा। ठीक है, FM जो होता है ये क्या होता है, फर्मियम। FM फर्मियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 100 होता है, ये भी आएगा एक्टिनोइड सीरीज में। तो ये तीनों एक्टिनोइड सीरीज में आएंगे। TM जो है ये एक्टिनोइड सीरीज में नहीं आएगा, तो 10वें का 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें का 3rd जो TM है, TM जो होता है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, TM को बोलते हैं थूलियम। ठीक है, इसको थूलियम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 69। ये आता है किसमें, ये आता है लैंथेनोइड सीरीज में। ठीक है, लैंथेनोइड सीरीज में आता है। तो ये लैंथेनोइड का एलिमेंट हो गया, ना कि एक्टिनोइड का। और ये तीनों जो है एक्टिनोइड के। पूछ रखा है क्या, डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज, तो डज नॉट बिलोंग टू यही होगा 10वें का 3rd। ये एक्टिनोइड से नहीं बल्कि लैंथेनोइड से बिलोंग करता है, तो 10वें का 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, नंबर ऑफ मोल ऑफ द KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम इन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोल सल्फाइड आने के लिए कितने मोल KMnO4 की जरूरत पड़ेगी एसिडिक मीडियम में, ये पूछ रखा है। तो अगर सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा क्या 2H+ और H2- ये सल्फाइड आयन हो गया। अब सल्फाइड आयन की अगर हम KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, एक मिनट, ओके, सल्फाइड आयन की अगर हम KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, KMnO4 से, ओके, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा यार, H2-, ठीक है। उसके बाद क्या करवा देंगे रिएक्शन इसकी, KMnO4 से या MnO4- रिएक्शन करवा देंगे तो, और H+ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या फिर, MnO4- कन्वर्ट हो जाएगा खुद, चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या दूसरे को ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूज हो जाएगा, तो MnO4- रिड्यूज होकर Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और H2- को रिड्यूज कर दे, चूँकि ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज कर देगा, H2- से सल्फर बना देगा सिर्फ। ठीक है, 2- से 0 में लेके आएगा, ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का -2 है, यहाँ पे 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, ओके, और फिर यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। तो अब इसको अगर रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 5 मोल H2- हो जाएगा, 2 मोल MnO4- हो जाएगा। ठीक है, 16H+ हो जाएगा। ठीक है, Mn2+ यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा, 5 मोल सल्फर हो जाएगा, और चूँकि 16H+ है तो 8 मोल वाटर हो जाएगा। तो ये सब हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो अगर क्या पूछ रखा है, 1 मोल सल्फाइड के लिए, 1 मोल सल्फाइड के लिए कितना चाहिए, 5 मोल सल्फाइड आने के लिए 2 मोल पर मिनट चाहिए, 5 मोल सल्फाइड के लिए 2 मोल पर मिनट चाहिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब तो 1 मोल सल्फाइड के लिए कितना चाहिए, तो 1 मोल सल्फाइड के लिए एक नियम लगा देंगे, A × 2/5, यानी कि 2/5 मोल चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट आयन KMnO4। ठीक है, KMnO4 का 2/5 मोल हो जाएगा, यानी कि ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, 12 पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब अगर ऑक्साइड अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना है मैक्सिमम ना है मिनिमम, तो वो एम्फोटेरिक शो करेगा, नॉर्मली जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन स्टेट, अगर जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, नॉर्मली अगर देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, डी ब्लॉक के ऑक्साइड हों या हाइड्रा ऑक्साइड हों, अगर वो अपने इतने ऑक्सीजन स्टेट पहली बात तो शो करते हैं 1 से लेकर 7 तक, मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर +1 +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट है तो बेसिक ऑक्साइड होगा या बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, और अगर +4 ऑक्सीजन स्टेट है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का, तो वो एम्फोटेरिक होगा, जनरली बात हो रही है, नॉट एक्सेप्शन की। ठीक है, और अगर +5 +6 +7, ठीक है, +5 6 7 और 8 ऑक्सीजन स्टेट का डी ब्लॉक या ब्लैक का एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, तो डी ब्लैक एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, डी तो 5 6 7 8 अगर ऑक्सीजन स्टेट है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होना क्या चाहिए, +4 ऑक्सीजन स्टेट वाला, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन चलेगा, V2O5 जो होता है वो भी एम्फोटेरिक होता है, जबकि इसके ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो +5 आएगा, तो ये V2O5 हो जाएगा। ऐसे Cr2O3 भी एक्सेप्शन है, Cr2O3 का ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो +3 आएगा, होना चाहिए बेसिक, लेकिन है क्या, एम्फोटेरिक, यानी कि V2O5 और Cr2O3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे। बाकी और किसी का चेक करेंगे तो देखो Mn2O7 +7 ऑक्सीजन स्टेट का है तो ये हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, ये होगा नहीं। Cr3 का +6 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एसिडिक, तो एम्फोटेरिक्स में से एक भी नहीं है। ठीक है, दोनों एसिडिक हैं। इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट आएगा CRO में, इसका तो पता ही है ये एम्फोटेरिक होता है। ओके, तो ये लेकिन एम्फोटेरिक नहीं है, ये क्या है, ये बेसिक हो जाएगा +2 वाला। ऐसे V2O5 ये तो एम्फोटेरिक है, लेकिन V2O4 ये नहीं है, ये V2O4 +4 आ रहा है ना, V2O4 +4 तो आ रहा है, +4 तो आ रहा है,
लेकिन ये होगा नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो दोनों एक्सेप्शन ही है, याद ही करना पड़ेगा कि ये जो जो अपना B2O5 और Cr2O3 है, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। 12 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है गैडोलेनियम। गैडोलेनियम बिलोंग टू द 4F सीरीज। इट इज द एटॉमिक नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलेनियम। ओके, तो जो लैंथेनॉइड का एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक, 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट होते हैं। 14 एलिमेंट लैंथेनॉइड में है और 14 एलिमेंट जो है अपना एक्टिनॉइड में, 90 से लेके 103 तक। ओके, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ इसकी बात नहीं करनी है। अब 58 से 71 तक जो होता है, इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F 5D और 6S, जिसमें चूँकि यहाँ पे जिनान तो रहेगा ही, जिनान का 54 हो गया। ठीक है, इसमें 5D में जो होगा क्या होगा, 0 होगा। 6S2 में 2 होगा, 6S में 2 होगा, और जितना बचेगा वो 4F में चलाएगा। लेकिन कुछ 1 2 3 4 3 एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ 3 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली यही होता है 4F 5D 6S। 5D में 0 रहेगा, 6S में 2 रहेगा, जितना बचा 4F में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन किस किस में, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। लैंथेनॉइड में एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। लैंथेन जो एक्सेप्शन होता है वो होता है पहली बात तो पहले एलिमेंट होता है सीरियम में। ये क्या हो गया, सीरियम में ही होता है। सीरियम में होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 58 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हो जाएगा जिनान जो कि 54 हो गया। उसके बाद 4F 5D 6S, तो 54 2 56, 56 1 57, 1 58, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? सीरियम का। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन खुद सीरियम हो गया। उसके बाद ये तो 58 के बाद आता है एक्सेप्शन, इसमें गैडोलिनियम में जो ये दे रखा है, गैडोलिनियम में GD, इसका एटॉमिक नंबर होता है 64। इसका अगर करेंगे तो जिनान हो गया 54। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4F 5D 6S। 6S में 2 आए, 54 2 56, 56 1 57, जितना बता 4F में आ जाएगा 57, और कितना जोड़ देंगे, 64 आ जाएगा। 57 में 7 जोड़ देंगे, 64 आ जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। एक एक्सेप्शन गैडोलोनियम का हो गया, एक हो गया सीरियम का। तीसरा होता है एक्सेप्शन जो होता है वो होता है ल्यूटीशियम एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ल्यूटीशियम में अगर हम देखेंगे, ल्यूटीशियम जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है लैंथेनॉइड का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 71। इसका अगर हम करेंगे तो जिनान का हो जाएगा 54। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4F 5D और 6S। 6S में 2, 5D में 1, जितना बचा वो 4F में आ जाएगा, यानी कि 54 2 56 1 57, 57 और 14 71, ये हो गया इसका। 3 एक्सेप्शन है, बाकी सब 4D में मतलब 5D में 0 रहेगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। यानी इसका एक्सेप्शन जो है, एक है सीरियम हो गया, दूसरा हो गया गैडोलिनियम हो गया, तीसरा हो गया ल्यूटीशियम। ठीक है, यानी कि 58 जिसका एटॉमिक नंबर है, और 64 है, और 71 है। ठीक है, 58 और 6 जोड़ेंगे, 58 में 6 जोड़ेंगे 64 आएगा, 64 में 7 जोड़ेंगे 71 आएगा। जैसे भी याद हो जाए, ये हो गया 58 64 71 में एक्सेप्शन है, और एलिमेंट जो जो है वो सीरियम है, गैडोलिनियम है और ल्यूटीशियम है। इसका पहला अगर हम ले लेंगे तो बन जाएगा CGL। CGL एक SSC का एग्जाम होता है, तो CGL में जो है अपना एक्सेप्शन है। CGL में जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, CGL में मतलब C से हो गया सीरियम, G से हो गया गैडोलोनियम, L से हो गया ल्यूटीशियम। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर ही पता होना चाहिए, 58 है और 64 है और ये 71 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 4F 5D 6S के रूप में। 6S2 तो कन्फर्म है, 5D 1 में कन्फर्म है, जितना बचा वो 4F में आएगा, सिर्फ इस वाले केस में। बाकी सभी केस में 5D में 0 रहता है। ठीक है, 6S में 2 रहता है, जितना बचा वो 4F में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 13 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 13 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 56 57 7 64 हो गया। 13 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर
14 पूछ रखा है इंटरेस्टियल कंपाउंड के बारे में। तो इंटरेस्टियल कंपाउंड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इंटरेस्टियल कंपाउंड की। इंटरेस्टियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उसकी नॉर्म जो होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर मेटल की तुलना में, ठीक है। इंटरेस्टियल कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है प्योर मेटल की तुलना में। ये बहुत हार्ड होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी रखते हैं अपने अंदर, लेकिन ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। इंटरेस्टियल कंपाउंड आर फाउंड व्हेन स्मॉल एटम आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, which of the following is not the characteristic property of the interstitial compound। तो पहला देखते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू द प्योर मेटल। सही बात है, इंटरेस्टियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है प्योर मेटल की तुलना में। वेरी हार्ड होते हैं इंटरेस्टियल कंपाउंड, वेरी हार्ड होते हैं, ये भी सही है। अपने अंदर मेटेलिक कंडक्टिविटी रखते हैं, ये भी सही है। इंटरेस्टियल कंपाउंड रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बट इंटरेस्टियल कंपाउंड केमिकली इनर्ट होते हैं। यहाँ पे लिख रखा है केमिकली वेरी रिएक्टिव, ये केमिकली वेरी रिएक्टिव नहीं बल्कि केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। ओके, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो होगा नहीं होगा, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन ये जो है इंटरेस्टियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ठीक है इसको जल्दी से कर देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ Cr3 प्लस आयन। तो वही बस है सिंपल सा फार्मूला √n प्लस एन इंटू n+2 लगाना है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जाए भाड़ में। इस ट्रिक से सीधा चलो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका हो जाएगा। क्रोमियम का एक्सेप्शन भी है, आर्गन 3d5 4s1 24 होता है ना इसका, मतलब एटॉमिक नंबर 24 होता है क्रोमियम का, तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 1 19 5 24। तो इसमें 3 निकाल देना है, एक निकल गया यहाँ से, एस का 1 निकल गया, डी का 2 निकल जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 3d 3 बचेगा। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, तो 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, 3 पॉइंट करके कुछ, तो 3 थोड़ी देर रखा है। अब ले फार्मूला का तो यहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ से ये इसका आएगा, अगर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है अगर, तो उसका 3.87 आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एलिमेंट दूसरा नंबर ऑफ 3 है तो 3.87 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन इसका 3.87 आ जाएगा, क्योंकि निकालना थोड़ा मुश्किल है। 3 के निकालेंगे √3 3+2 यानी कि √15। अब √15 का कैसे हम करें, मैथ वाले तो कर लेंगे, अब हम कैसे करें, √15 का मान कैसे निकालें। ओके, 3 × 5 मुश्किल है थोड़ा, हो नहीं, ठीक है ऐसे ही देख लो। फिलहाल ऐसा ऑप्शन देना नहीं चाहिए, बकवास ऑप्शन दे, बहुत करीबी ऑप्शन दे रखा है। ओके, गलत होने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, 3.87।